टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वर्टिकल एंड इंक्लाइंड यूनिफॉर्म बीम। हेडिंग लगाइए, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड यूनिफॉर्म बीम। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग इंक्लाइंड यूनिफॉर्म बीम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके केसेस होते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, मैं क्यों केसेस पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसके क्वेश्चन मौजूद हैं, अवेलेबल है, ये सामने आप देख लीजिए। तो डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, एग्जाम में किसी भी किस्म का क्वेश्चन वो उठाकर दे सकता है। आजकल वो रहम खा रहा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आसान क्वेश्चन दे। अब ये जो इंक्लाइन यूनिफॉर्म बीम है, इसको जरा समझिएगा। इंक्लाइन यूनिफॉर्म बीम में कोई यूनिफॉर्म लैडर दे सकता है, सीढ़ी दे सकता है। इस तरह का क्वेश्चन उठाकर दे सकता है कि एक सीढ़ी है, वो दीवार के साथ रखी हुई है, उस पे फोर्सेस कैसी कैसी लग रही हैं, उसकी टर्निंग इफेक्ट की इक्वेशन बनाओ, ये सारी चीजें वो उठाकर दे सकता है, ठीक है। तो उसमें लगने वाली फोर्सेस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसमें पिवट रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे उसमें आप इक्वेशंस बनाओगे टर्निंग इफेक्ट की, आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बीम का मतलब है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यानी उसके हाफ लेंथ पे हो, यहाँ से भी आप, यहाँ से भी आप, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म बीम का ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लोर मौजूद है, जाहिर है फ्लोर पे ये लेडर रखी हुई है, या बीम रखा हुआ है, या दरवाजा आपने टेढ़ा करके रखा हुआ है, या कुछ भी उठाकर रखा हुआ है, मोबाइल भी रख सकते हो अपना दीवार के साथ ऐसे लगाकर। अब सिचुएशन ये कि एक दफा ये वॉल की छत तक जा रहा है, यानी इसके कॉर्नर तक जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने बेड बेड होता है ना, बेड, उसका आपने देखा ना, उसका जो मल्टी फॉर्म होता है वो उठाकर आप खड़ा करके रखते हो सफाई के लिए, और अलमारी साइड में होती है या दीवार होता है उसके साथ ऐसे टेढ़ा करके रख देते हो, और ये अलमारी होती है, ऐसी होती है। सिचुएशन बता रहा हूँ, सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन मौजूद है कि ये आपका वो गद्दा मौजूद है, ठीक है, इसको मल्टी फॉर्म वगैरह आप कहते हो, ठीक है। और ये वो अलमारी है, ठीक है, उसके साथ आपने उठाकर ऐसे रखा, दोनों उसके कॉर्नर आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन अलग है। और अगर आपने गद्दे को ऐसे रखा हुआ है तो उसकी सिचुएशन अलग है। और जाहिर है ये गद्दा मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा यूनिफॉर्म बीम भी हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, कोई स्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में हो। तो कोई भी यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मल्टीफॉर्म, वट एवर, कुछ भी इस तरह की चीज आप ले सकते हैं। मैं साइड व्यू बता रहा हूँ ताकि आपकी सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो, 2D में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें समझिए। सबसे पहले तो इसकी फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फोर्सेस समझिएगा। अगर सिचुएशन ये है कि इस कॉर्नर को जाके मीट कर रहा है, तो इस कॉर्नर से एक रिएक्शनरी फोर्स इसको हिट करेगी, इसको दूर धकेलेगी। वो रिएक्शनरी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इसको कहेंगे रिएक्शन ऑफ द वॉल। अगर ये वॉल है तो इस वॉल से ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। नंबर 2, चूंकि चूंकि इसका वेट सेंटर में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी इधर है, यूनिफॉर्म बीम है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका वेट डाउनवर्ड कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, क्लियर है। आ रही बात समझ में? समझ में आ गया आप लोग को पूरा या नहीं आया? ठीक है, ये दोनों चीजें पॉइंट्स क्लियर हो गए कि उसका जो वेट है यूनिफॉर्म बीम का, वो जाहिर है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। वॉल के रिएक्शन वो ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये कॉर्नर टच कर रहा है खाली, ठीक है। अब एक और चीज, सवाल है कि ये गिर क्यों नहीं रही? उस भाई अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो अक्सर ऐसा होता है स्लिपरी सरफेस तो ये गिर जाती है, लेकिन ये गिर नहीं रही है। ये गिर क्यों नहीं रही है? जरा समझिए। ये जो बीम है या ये जो लैडर है या ये जो भी है वट, ये लैडर या ये बीम राइट साइड पे शिफ्ट नहीं हो रही, यानी ये इस तरह से अगर मैं इसको इमेजिन करूं, ये, तो ये इस तरह से ऐसे नहीं गिर रही, यूं नहीं गिर रही। अक्सर सीढ़ियां होती हैं, चीजें होती हैं, आप रखते हैं, वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है, ये नहीं गिर रही है। सवाल है क्यों नहीं गिर रही, तो सोचिए इस बारे में। अच्छा, दूसरा ये कि ये रखे रखे जमीन के अंदर भी नहीं जा रही है, ऐसे धस भी नहीं रही नीचे, जैसे स्केल मेरा जा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब है उस्ताद कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ जो है ना सीआईडी वाली, वो निकाल रहे हैं अभी हम। आओ, अब जरा देखो। अब वो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि पहली चीज तो ये कि ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर एक फोर्स होगी जो अपवर्ड लग रही होगी, जो जो फ्लोर का रिएक्शन होगा इस लैडर या बीम के ऊपर अपवर्ड। एक एक होगा, एक होगी फुप्पो फोर्स, फ्रिक्शन फुप्पो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैंने यहाँ नीचे बनाया हुआ भी है, देखो इधर, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि इसको स्लिप होने से बचा रही है, ठीक है। अगर ये सरफेस रफ है, ये वाली, ये जो फ्लोर है, तो यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, मौजूद है। अगर ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जामिनर कहता है, तो ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, याद रखिएगा। तो फिर मामला क्या है, फिर इसको नीचे गिरने से कौन बचाएगा वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, वो बता दो। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है दूसरी चीज, दूसरा ये कि ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये फ्लोर का रिएक्शन है जो इस इस जगह से लग रहा है, और इस लैडर या इस बीम के ऊपर ये रिएक्शन लगा रहा है वर्टिकल, इसको वी का नाम दिया है, क्लियर है। आ रही बात समझ में? अब एक सवाल पैदा होता है कि सर, अगर ये फोर्स कितनी हुई, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, एक फ्लोर का रिएक्शन हो गया इस बीम के ऊपर, लैडर के ऊपर, ठीक है, एक ये वॉल, एक इसका ये अपना डाउनवर्ड वेट हो गया, और एक ये वॉल का रिएक्शन हो गया। 1 2 3 4, 4 फोर्सेज है, क्लियर है, 4 फोर्सेज है ये। अच्छा, अब 4 फोर्सेज है तो जाहिर हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, वी हैव टू डिस्कस द इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पता है कि दो कंडीशंस है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ अगर जाए तो हमने पढ़ा है कि ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0,
ठीक है। अब वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो कैसे होगा? या तो सारी वर्टिकल फोर्सेस जीरो, उनका सम जीरो होगा, या सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो होगा, बल्कि दोनों के साथ होगा। यानी तमाम वर्टिकल फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए, तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए। ये होना चाहिए तो ही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा। अब मुसीबत क्या है कि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, फंस गए आप। क्या करें? इसके कंपोनेंट निकालें, एक हॉरिजॉन्टल और एक इसका एक वर्टिकल। आ रही बात समझ में? अब सुनिएगा। तो इधर मैंने उसको अलग से बनाया हुआ है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सही है? ठीक है? अब ज़रा समझिएगा, मैं अब कैलकुलेशन बाद में बताता हूँ, पहले समझिए। इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इस रिएक्शन ऑफ द वॉल का, ये बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। हाँ, ऐसे बैलेंसिंग होगी। और इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये इस वर्टिकल कंपोनेंट फ्लोर के साथ मिलकर इस W को बैलेंस करेगा। आ रही समझ में बात? समझ आया? जी सर। कितनी अहम बात है। ठीक है? यानी ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। ठीक है? बिल्कुल फिजिकल रियलिटी में बैलेंसिंग सीखो फोर्सेस की। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वो इस वेट को बैलेंस करने के लिए V का साथ देगा। यानी ये और ये दोनों मिलके, फोर्सेस मिलके इस वेट को आपस में बैलेंस करेंगे। इस तरह से बैलेंसिंग होगी। ठीक है? तो पहले लॉजिक सीख लो, दिमाग में फिर मैजिक की तरफ आना। ठीक है? अब आओ इसके कंपोनेंट्स की तरफ। यहां से जो एंगल थीटा है भाई, ठीक है? जो एंगल थीटा है, अगर मैं इसके यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है? और एक ये वाला एक्सिस हो जाएगा ऊपर, वर्टिकल। क्लियर है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल, अच्छा अब बताएं, अब सोचे कि एंगल कौन सा सेम होगा। मैं कह रहा हूं, मेरा कहना है कि जो एंगल यहां से वही एंगल ऊपर से बनेगा। ठीक है? यानी यहां पर भी थीटा होगा। अब सोचे कैसे, दिमाग लगाइए। देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। मैं इसको लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है? तो जेड बनेगा ना, जेड पढ़ा है आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर, इस तरह से ये पढ़ा है, पैरेलल लाइंस होती है, जेड बनता है, ये और ये एंगल आपस में सेम है। यस और नो? पैरेलल लाइंस पढ़ा है ना ये आपने। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा एक जेड बन रहा है। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये 30 है तो दिस वुड आल्सो बी 30 डिग्री। क्लियर? समझ रहे हो? सो इसका मतलब है कि अगर ये 30 हो गया तो ये 60 होगा। ठीक है? और ये 30 हो जाएगा। यस और नो? समझ आया? जी सर। सही है। डायरेक्ट जंप किया मैंने, 90 माइनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग चलाओ। डायरेक्ट। तो ये अगर 30 है तो ऊपर वाला भी 30 है, तो बस डायरेक्ट पहुंच गया। तो इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा ही होगा। सही है ना? तो ऐसे चलो। ठीक है? अब सब जगह चलता है। तो ये मैंने इधर थीटा बना दिया। ठीक है? ये थीटा देख लिया। अब ये जो भी फोर्स है, रिएक्शन ऑफ द वॉल, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इसका साइन वाला कंपोनेंट बनेगा, एक इसका कॉस वाला कंपोनेंट बनेगा। ठीक है गाइस? इफ यू डोंट नो अबाउट साइन एंड कॉस, पिछली सारे लेक्चर देखिए जहां मैंने इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया था, बार बार बताया कि थीटा के अपोजिट अपोजिट होता है। ठीक है? और ये क्या होता है? दैट इज एडजेसेंट। ये एडजेसेंट होता है। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो साइन बनता है। सो का टू याद कीजिए। सो ये हाइपोटेनस है। ठीक है? तो इस वजह से इसके लिए आपका साइन लगेगा और इस वाले के लिए कॉस लगेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको तफसील से बताऊं, डिटेल में जाके साइन कॉस को एक एक चीज बताऊं, तो मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है? मुझे कोई इतराज नहीं, मैं बता देता हूं आप लोग के लिए। जरा समझ लीजिए। ठीक है? ठीक है? इधर लिख लीजिए। सो का टू याद कीजिए, उसमें साइन ऑफ थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा याद कीजिए, उसमें इसमें ये हाइपोटेनस है, ये एफ डब्ल्यू। सो ये अच्छा, और इसके बाद अपोजिट क्या है? इसका कोई भी नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए एफ एक्स दे दीजिए। तो ये एफ एक्स है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस आपका है एफ डब्ल्यू। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एफ डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर सामने वाला एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ साइन थीटा आ गई। तो जाहिर है एफ इसकी वैल्यू एफ वाई की वैल्यू एफ कॉस थीटा हो जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? या नहीं आ रही? सबको क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? अब देखो इसके की पॉइंट्स। सबसे पहले तो मैंने वही वाली बात कि पिवट शुड बी ऑप्टेड एट दैट पॉइंट जहां से मैक्सिमम अननोन फोर्सेस पास हो रही है, और वो ये है। कोशिश करके पिवट ये चूज करना, जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। खैर, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एंड x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए वर्टिकल फोर्सेस देखते हैं। कौन कौन सी वर्टिकल फोर्सेस हैं? एक v है, इसका पॉजिटिव ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो गई। उसके बाद ये वाली फोर्स है, ये जो मैंने यहाँ बनाई है, एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये एफ यानी रिएक्शन ऑफ द वॉल। ठीक है? ये कॉस थीटा, ये अपवर्ड है, ये भी पॉजिटिव ले लीजिए इसको। ठीक है? और ये जो वेट है ये ज़ाहिर है डाउनवर्ड है, तो इसको नेगेटिव ले लीजिए। सो देखिए क्या होगा कि एफ डब्ल्यू ये प्लस में आ जाएगा, वर्टिकल जो रिएक्शन है फ्लोर का बीम के ऊपर, ये भी पॉजिटिव है, वेट नेगेटिव डाउनवर्ड है इस वजह से। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? इन सबका सम 0 हो जाएगा। और वेट को जब उधर ले जाएंगे तो देखिए ये सारे के सारे ये अपवर्ड फोर्सेस हैं।
और ये क्या है, ये डाउनवर्ड है। फिजिकल रियलिटी में ऐसा हो रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक। और जब हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको लीजिए तो हॉरिजॉन्टल में जाहिर है इसका जो ये साइन वाला कंपोनेंट है ये पॉजिटिव लिया जा रहा है। क्लियर? और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको नेगेटिव ले लीजिए। सो एफ डब्ल्यू साइन थीटा पॉजिटिव में होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव में होगी। ठीक है? ये पॉजिटिव में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव में, तो ये उधर चली जाएगी तो देखिए ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? एफ डब्ल्यू की अपोजिट फोर्स कौन सी, विच वन? सादिया, कौन सी लेवल नहीं हुई है भाई? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो बेटा। रिएक्शन ऑफ द वॉल की कौन सी फोर्स, कहाँ लेवल नहीं हुई? इंक्लाइन प्लेन कहाँ से आ गया? अच्छा ये इसी की बात कर रही हो, ये इस पे, तो इस पे कौन सी फोर्स है जो जो लेवल नहीं हुई, मुझे बताओ। आप सादिया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, मेरे ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। अनम्यूट करो, मुझे बताओ। सर ये जो बीम के जो टॉप पे जो एक फोर्स नहीं है जिसकी एमडब्ल्यू रिएक्शन है। ये ये जी सर। हाँ, तो जब इसके, ओहो, जब इसके दो बच्चे आ गए, दो कंपोनेंट आ गए, तो ये खुद क्या करेगी आके? कुछ सोचो। यही तो हमने पढ़ा है कि जब ये दो कंपोनेंट्स हैं इस फोर्स के भाई, जब इन दोनों की बात हो गई तो इसको मैं क्यों लेबल करूं? इसकी तो बात ही नहीं होगी, खत्म। जब अभी मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज में इन दोनों को डील कर चुका हूं ना, तो इसकी बात होगी ही नहीं, कभी बात नहीं होगी इसकी। ठीक है? तो एक फोर्स के कंपोनेंट्स अगर चले गए, यानी शादी में शिरकत के लिए आपके घर में दो अफराद का कार्ड आया और आपकी बहन चली गई, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? घर में ही रहेंगे ना भाई, वो भी तो नहीं चले जाएंगे। तो ऐसे ही समझिए कि ये दो, जब इन दोनों ने रिप्रेजेंटेशन कर दी जाकर, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इस रिजल्टेंट की जरूरत नहीं है। और अगर इस रिजल्टेंट ने रिप्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है, और अगर इस रिजल्टेंट ने रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो इन दोनों कंपोनेंट्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझना, यहाँ पर भी ऐसे ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स ऐसे बना दी जाए, इनका रिएक्शन, ठीक है, ये रिजल्टेंट अगर बना दी जाए, तो इन दोनों फोर्सेस की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये फोर्स होगी, ये होगी और ये होगी, ये तीन होंगी फिर। याद रखिएगा। कह रहे, सारी बात समझ? ये आपने लिखी है। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम 2 पर। अब 2 की बात क्यों कर रहा हूँ कि अब इसके मोमेंट पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द मोमेंट। अब मोमेंट की इक्वेशन बनानी है, तो फर्स्ट कंडीशन थी, सबने बना ली इसकी इक्वेशन। हिमाला, सादिया, मुश्तबा, वजीहा, अयान, हम आस्किंग एवरीवन, सबने इक्वेशन बना ली, लिखी है ये। यस सर। ठीक है? अब आ जाओ सेकंड कंडीशन, अब आ जाओ सेकंड फेज के ऊपर, सेकंड डायग्राम। अब सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या किया है, अब यहां से मोमेंट की इक्वेशन जनरेट करनी है। वी हैव टू जनरेट द इक्वेशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है? अच्छा जी, वो कैसे करेंगे? देखो, मोमेंट के लिए यू हैव टू चूज दैट पॉइंट एज अ पिवट कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास हो रही है, और वो ये है, हमें भी पता है। ठीक है? यहाँ से दो फोर्सेस पास हो रही है, वो ये नहीं, तो इसको पिवट चूज किया जाए। अव्वल तो वो खुद ही बोल देता है, नहीं बोले तो दिमाग चला लीजिए, यहाँ पे यूज कर लीजिए। लेकिन कभी कभी इसकी अगेंस्ट भी काम कर देता है वो, कभी कभी वो इस पॉइंट को पिवट ले लेता है। जैसे इस सवाल के अंदर ये किया है उसने, उसने इस पे इधर पिवट नहीं लिया, उसने इधर पिवट ले लिया। कर सकता है भाई, जो दिल में आया कर ले। ठीक है? अभी हम देख लेते हैं इस सवाल में उसने क्या किया आगे चल के। क्लियर है? लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि चूज हमेशा उस पॉइंट को पिवट करना है कि जिससे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस पास हो रही हो। इससे आसान हो जाती है इक्वेशन, इक्वेशन में वेरिएबल कम हो जाते हैं, वेरिएबल यानी अननोन फोर्सेस कम हो जाएंगी और सोल्यूशन आसान हो जाता है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैं अब देखिए फोर्सेस कौन कौन सी, अगर मैं इसको पिवट चूज करता हूं तो फोर्सेस कौन कौन सी, पहली फोर्स तो रिएक्शन ऑफ द वॉल ये रहा। ठीक है? दूसरी फोर्स ये वेट था मेरे पास। ठीक है? अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे एज ए पिवट चूज कर रहा हूं पॉइंट ए को, तो यहां से लेकर यहां तक का, यानी यहां से लेकर, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का फासला ये हो जाएगा मोमेंट आर। और फोर्स ऑलरेडी इस पे यूं बनी हुई है जो कि 90 डिग्री है कि नहीं है? फोर्स ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो मुझे क्या चल पड़ी है कि मैं इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं? क्या जरूरत है मुझे? जब ये फोर्स ऑलरेडी 90 डिग्री बना रही है पिवट के, ये इस मोमेंट आर्म के साथ, तो मुझे क्या जरूरत है कि इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालता फिरूं? वो जो ऊपर निकाला था ना, ऊपर ऊपर वाले केस में, यहां जो निकाला था, यहां यहां फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से निकाला था, और अब ये चल रहा है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये 90 डिग्री बना रहा है और ये मेरा मोमेंट आर्म हो जाएगा, कहानी खत्म। समझ आ रही बात? आई नहीं आई? सबको क्लियर? हिमाला, वजीहा, अयान, क्लियर है ना सबको? ठीक है? सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब अब चलो भाई, ये इसने तो ये खेल अच्छा कर दिया, लेकिन मुसीबत ये हुई, मुसीबत हो गई ये नीचे वेट। ये जो वेट है ना, ये वेट इस बीम के साथ, अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये जो बीम है इसके साथ ये जो वेट है, ये वाला एंगल 90 नहीं है। हाँ, ये एंगल 90 नहीं है। क्या करें? क्या करें? दो काम। थीटा। क्या? डब्ल्यू कॉस थीटा यूज कर सकते
डब्ल्यू, हाँ बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। अब ये लोग वेट का ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। ये वेट है, तो वेट को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। एक वेट का ये कंपोनेंट होगा जो डब्ल्यू कॉस थीटा होगा। अच्छा अब थीटा जरा समझना, समझो ये एंगल यहाँ थीटा है, पहले समझो इस ट्राइंगल की कहानी समझो, इस ट्राइंगल को समझो, ठीक है। सुनो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ट्राइंगल बना लो, आप यहाँ से ट्राइंगल बना लो, आप ऊपर से बना लो, ज्यादा अच्छा ऊपर से लो। अच्छा ये ऑलरेडी 90 डिग्री थीटा है। अब ये थीटा क्या हो सकता है सुनो, ये होगा लेट्स से 30 डिग्री ले लो। तो इस ट्राइंगल को देखते हुए इमेजिन करो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60, यस और नो होगा। अगर ये एंगल 60 होगा तो भाई बकिया ये कितना होगा, 30, ताकि 60 प्लस 30 ऐड करो तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। इसका मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, क्लियर, समझे। सो मैं कह रहा हूं कि ये अंदर वाला एंगल कितना डिग्री है, दैट वुड बी 30 डिग्री, क्लियर। इसका मतलब अगर अगर ये थीटा है तो अंदर वाला भी थीटा होगा, और थीटा के सामने ये डब्ल्यू साइन थीटा, और थीटा के साथ ये डब्ल्यू कॉस थीटा, कह रहे, आ रही बात समझ, समझे बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सबको रब कर रहा हूँ। सो दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा एंड, और यहाँ यानी ये यहाँ से वेट निकलना है, यहाँ से वेट निकलना है ना। सो वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक डब्ल्यू कॉस थीटा, एक डायरेक्शन में डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये डब्ल्यू साइन थीटा पिवट से जा रहा है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये डब्ल्यू कॉस थीटा की जरा बात करते हैं। अभी जो डब्ल्यू कॉस थीटा है ये इस बीम पर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये अब मोमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ, क्लियर है, सबको समझ आ गया। यानी अगर मैं इस पिवट का, यानी ये जो पिवट है या ये जो बीम है, इस बीम से इस फोर्स को, इसको घुमाऊं, इसको लगाऊं, तो ये इसको कहां घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कह रहे। और अगर इसका इसका मोमेंट देखूं तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 हो जाएगा, ऐसे ही है, समझ आई सबको, क्लियर। आगे सुनो, आगे सुनो, एक और तरीका ऐसे करने का, एक और तरीका है। भाई ये वेट को अपनी जगह पे ही रहने दो, वेट को वेट ही रहने दो, सब छोड़ दो, वेट को वेट ही रहने दो। ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L/2, यही है। इस L/2 को cos थीटा कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा L/2 cos थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वेट पर 90 डिग्री बन जाएगा। आप अब मोमेंट निकालोगे तो क्या होगा, W मल्टीप्लाई बाई L/2 cos थीटा। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, यहां से भी 90 डिग्री बना सकते हो आप, क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों, दोनों सूरतों में काम। आप इस फोर्स को भी यूं कर सकते हो, 90 बना सकते हो, आप इस फोर्स को ऐसे ही छोड़ो, आप डिस्टेंस ये वाला ले लो, ये भी हो सकता है, दोनों से मोमेंट सेम आएगा, क्लियर है, आ रही बात समझ जी। अब इसकी जरा वो इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा इक्वेशन समझने की कोशिश कर लेते हो भाई। अब क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, अब देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सबसे पहले आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लीजिए। तो देखिए ये आपका बीम है, ये वाला बीम है, इस बीम से ये फोर्स यूं लेके जा रही है, यानी अगर मैं देखूं तो ये इसको कैसे घुमाएगी, ये फोर्स इसको घुमाएगी इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। और ये वाली फोर्स कहाँ घुमाएगी, ये इसे कहाँ घुमाएगी, ये इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, ठीक है। तो आइए तो देखिए, मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ है, किस डायरेक्शन में, ये रहा, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं पॉजिटिव ले लूँ, क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव ले लूँ, कुछ भी हो सकता है। सो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा इनटू ये वाला डिस्टेंस L/2। तो देखो डब्ल्यू कॉस थीटा इनटू L/2, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और जो क्लॉकवाइज था, ये जो इस डायरेक्शन में था, उसको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। सो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, FW मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस L, तो FW इनटू L, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। आप चाहें तो यू भी लिख सकते हैं, L/2 इज इक्वल टू FW मल्टीप्लाई बाई N, यानी इसको उठा के इक्वल टू के उधर ले जाइए। तो अब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों, ठीक। अच्छा अब आगे आ जाओ, ये लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अभी केस 2 है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको सुपरफिशियली बताऊंगा, इसकी पिक्चर ले लो, इसकी क्वेश्चन जी। सर इधर एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क ये है कि भाई अब ये यूनिफॉर्म बीम जो है वो इस वॉल के साथ रखा हुआ है, इस तरह से अटैच है। तो अब इसमें जो फोर्स लग रही होगी ना भाई, दो फोर्सेज लग रही, एक फोर्स तो ये वॉल इसको हॉरिजॉन्टल लगाएगी, ठीक है, ये रिएक्शनरी फोर्स है जो वॉल लगाएगी किसके ऊपर, इस लैडर के ऊपर, बीम के ऊपर। और एक क्योंकि ये गिर नहीं रही ना पीछे से, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, क्योंकि ये जो, अगर मैं देखूं ना, ये रॉड कुछ यूं है, ये बीम कुछ यूं है, तो ये बीम ऐसे गिरने की कोशिश करेगा, ऐसे यूं गिरने की कोशिश करेगा, ऐसे। तो जब गिरने की कोशिश करेगा तो फैक्ट है कि यहाँ से तो फ्रिक्शन रोकेगी रोकेगी, लेकिन ये चूंकि नीचे आ रहा होगा ना, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन इसको अपवर्ड रोकेगी, ऐसे ऐसा कुछ करेगी, यूं फ्रिक्शन इसको ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो दो फोर्सेज लगेंगी इसमें, इस पॉइंट के ऊपर। अब एक होगा रिएक्शन वॉल का, और एक होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको ऊपर लेके जाएगी, समझना इस चीज को,
ठीक है, मेक इट क्लियर। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन वही है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम भी आप देखो ऑलमोस्ट वैसी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए। अब की बार क्या होगा, अब की बार फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए, तो जो अपवर्ड फोर्सेज है उसमें ये वर्टिकल फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगी, वेट को बैलेंस करेंगी। अब कंपोनेंट नहीं है, सही है। अच्छा, अब और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कीजिए, तो देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है फ्लोर की बीम के साथ, ठीक है, और ये जो वॉल का रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब लगाइए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो अगेन बिल्कुल वैसे ही सारी कंडीशन होगी। आपकी मर्जी, आप ये पिवट ले लीजिए, ठीक है, आप ये पिवट लें, और पिवट लेके फिर आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, इसको टर्निंग इफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको पिवट लेंगे तो देखिए ये फोर्सेस तो सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, ये बेकार हो जाएगी, ये बेकार हो जाएगी। ठीक है, जब आप पिवट लेंगे तो ये दोनों फोर्सेस किसी काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपका हो गया पिवट। ठीक है, अब इस पिवट से कौन कौन सी फोर्स होगी, एक डब्ल्यू होगी, एक ये होगी और एक ये। अब इसमें से क्लॉकवाइज कौन मूवमेंट जनरेट करेगा, ये देख लीजिए। ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर रखते हैं। ठीक है, सो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन जनरेट करेगा, जाहिर है कि ये वाली फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज जनरेट करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो देखिए ये वाली फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी, तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। तो अब इसका मूवमेंट कैसे निकलेगा, ये फोर्स है एफ डब्ल्यू, और आपको ये वाली लेंथ चाहिए होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये लेंथ, तो देखिए ये वाली लेंथ, इस लैडर की लेंथ एल है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एल साइन थीटा, तो एफ डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है एफ डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बेटे जी। है, उसके ज़ाहिर है फ्रिक्शन आपको यूं लेके जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जाहिर सी बात है कि वो आपको किस डायरेक्शन में घुमा रही है, वो भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज घुमा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में घुमा रही है, इस डायरेक्शन में घुमा रही है। तो जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में घुमा रही है तो जाहिर है फ्रिक्शन इस जगह से पास हो रही है, तो इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये एल है, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो एल कॉस थीटा को आप फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ये खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब आप देखिए, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कौन मूवमेंट जनरेट कर रहा है, तो वो वेट जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो वेट है वो इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट करेगा, यू जनरेट करेगा, ऐसे घुमाएगा। क्लियर है, सो वेट के लिए क्या करेंगे भाई, वेट मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस कर दीजिए, ये L/2 है, सो L/2 cos थीटा आ जाएगा। सो ऐसे इक्वेशन आप बना सकते हैं इसकी। क्लियर है, आ रही समझ में, नहीं आ रही बेटे, जी तो ये इक्वेशन खुद बना लीजिएगा। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ, टाइम बहुत कम है, सो मैं चाह रहा हूँ की तरफ आता हूँ। इट्स विंटर 20 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 4। A rigid plank is used to make a ram between two different horizontal levels of the ground। ठीक है, ये एक जो प्लैंक है वो रखा हुआ है। ठीक है, और एक रैम बनाने की कोशिश की है बेसिकली। ठीक है, दो सरफेसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो जाहिर है कि कॉर्नर पे रखा है, तो 45 न्यूटन की फोर्स इसने बता दी यहाँ पर, जिंदगी आसान कर दी। और यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, जाहिर है ये टेंशन है। ठीक है, अच्छा, ये वेट जा रहा है, ये 38, ये 96 न्यूटन है, और इसका ये एंगल दे दिया 38 डिग्री। कह रहा ये 38 डिग्री दे दिया। अच्छा, क्या कह रहे हैं, पॉइंट ए एट वन एंड ऑफ द प्लैंक रेस्ट ऑन द लोअर लेवल ऑफ द ग्राउंड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लैंक एट पॉइंट बी। ठीक है, और पूरी वही वाली बात है, यकीन में आपको नजर आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम में ये टेंशन है, ये रस्सी बनी हुई है, यहाँ पर इसका वेट है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म बीम नहीं है। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म बीम होती तो जाहिर है इसका जो पूरे का वेट होता इधर कहीं सेंटर में होता, लेकिन ये मेरे ख्याल में लोअर एंड से थोड़ा करीब है। ठीक है, एनीवेज, आप क्या कह रहे हैं, द फोर्सेस एंड द डिस्टेंसेस अलोंग द प्लैंक ऑफ द पॉइंट ABCD आर शोन इन द फिगर 4.1। सारी फोर्सेस शोन है। शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लैंक इज 59 न्यूटन। वो कह रहा है ये है वेट, इस वेट का ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, इसको शो करो, ये कितना की 59 है। भाई कैसे शो करें, 59 है तो भाई ये 38 डिग्री है, यहाँ से अंदर से एंगल बना लो। वो 38 है तो 90 माइनस 38 कितना होता है बच्चों, 52 52। सो अंदर से 52 डिग्री हो जाएगा, और ऑलरेडी ये 96 गिवन है जी। 96 96 cos 52 कर लीजिए, या 96 sin 38 कर लीजिए, दोनों सही हैं। सो ये हो जाएगा 96, ठीक है, cos 52 डिग्री, या 96 sin 38 डिग्री, दोनों ठीक है। ठीक है, सो आप लगा लीजिए यहाँ पे 96 cos 52 डिग्री, बताइए आंसर कितना है, 59.1 59.1 न्यूटन। तो 2SF में 59 न्यूटन। ठीक है, बाई टेकिंग द मोमेंट अबाउट एंड ए ऑफ द प्लैंक कैलकुलेट टेंशन टी। अच्छा सवाल है, कह रहे खुद ही बोल दिया इसने कि यहाँ पे पिवट लो, वरना हमारे दिमाग में यही होना चाहिए, पिवट यहीं पर आएगा। अच्छा, अब क्या है, अब अब आप देखो समझो, ये फोर्स गई,
अब हमारे पास ये कौन-कौन सी फोर्सेस है देखो, हमारे पास ये वेट का ये कंपोनेंट है, ये काम का है। अच्छा अब सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये कंपोनेंट तो निकलवा दिया, अब दूसरा वाला कंपोनेंट क्यों नहीं निकलवाया? क्यों निकालेगा भाई? दूसरा कंपोनेंट पास हो रहा है पिवट से, ये तो टर्निंग इफेक्ट में काम ही नहीं करेगा, ये किसी काम का ही नहीं है। तो दूसरे को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट ही निकलवाया है इसलिए उसने, समझे आप? ठीक है? सो ये कंपोनेंट निकलवाया, ठीक है? नंबर 2 ये टेंशन है, ठीक है? और नंबर 3 ये फोर्स है, तो इस पिवट से 3 मोमेंट जनरेट होंगे, ठीक है? एक होगा 2 होंगे एंटी क्लॉकवाइज़ और एक होगा इसका क्लॉकवाइज़। आ रही बात समझ में? तो 3 मोमेंट जनरेट होंगे, 2 एंटी क्लॉकवाइज़, 1 क्लॉकवाइज़, ठीक है? और कैलकुलेट क्या करना है? टेंशन। तो आइए डायरेक्ट कर लेते हैं, इसी पिक्चर में ऐसे ही ऊपर लिख लेते हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़ मोमेंट को बैलेंस करके निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज़ मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज़ मोमेंट, क्लियर? तो अब क्लॉकवाइज़ मोमेंट में क्या आएगा? देखो क्लॉकवाइज़ में 45 मल्टीप्लाई बाय होल लेंथ कितनी है? 1.5, ये 0.3 1.8 और 2.8 ये 2.9, ये 2.9 बनता है, क्लियर? देख लो। अच्छा और क्लॉकवाइज़ में क्या होगा? 59.1 जो कि ये 59.1 था, ये वाला पार्ट 59.1 था। सो 59.1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 1.5 1.5 प्लस टेंशन T मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? टेंशन यहाँ से जो लग रही है ये है 1.8 जी। सॉल्व कीजिए एंड प्लीज़ बताइए, प्लीज़ लेट मी नो कि टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है? सर 23.25 23.25 न्यूटन, ऐसे ही है? अब ये 33.25 है, सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 में राउंड ऑफ करना है तो 23 न्यूटन पे राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है?